हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, अपने जन्म से लेकर आज तक हमने आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखे हैं, जैसे पक्की सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, मेट्रो ट्रेन का निर्माण, तकनीक में व्यापक बदलाव। हम कहते हैं ना कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों, आज हम विकास एवं इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विकास का अर्थ एवं परिभाषा समझेंगे। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के विभिन्न लक्ष्य क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हम राष्ट्रीय विकास के बारे में भी पढ़ेंगे। हम औसत आय निकालेंगे। हम देशों और राज्यों की तुलना के बारे में सीखेंगे। हम सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक से संबंधित एक क्रियाकलाप करेंगे। हम मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक का अध्ययन करेंगे और हम संधारणीय विकास की आवश्यकता पर एक नजर डालेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि विकास होता क्या है। तो हमारे जीवन यापन कैसे बेहतर हो, इन संभावनाओं को वास्तविक रूप से प्राप्त करने के चरणों को ही विकास कहते हैं, यानी कि ये स्टेजेस में होता है, एकदम से नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास का तात्पर्य है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं व सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके जिससे जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए। इसका अर्थ ये हुआ सामाजिक व्यवस्था यानी कि व्यक्ति और समूह के बीच में समन्वय। सामाजिक संरचना, इसका अर्थ हुआ कि समाज के विभिन्न वर्ग में जो लोग रहते हैं उनके बीच आपस में समन्वय। संस्थाओं जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, इनकी गुणवत्ता को बढ़ाना। सेवाओं जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, इनकी गुणवत्ता को बढ़ाना। अब मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट ने मेरे लिए कोई पॉलिसी बनाई है, अब मुझे पता ही नहीं है कि ये नीति मेरे विकास के लिए बनी है, तो मैं इसका उपयोग करूंगी कैसे? तो इसके लिए इन सारी चीजों में आपस में समन्वय स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि समाज में अनुकूल परिवर्तन आए। आइए अब हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के क्या लक्ष्य होते हैं। अगर हम भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की बात करें तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर को क्या चाहिए होगा? वो चाहता होगा कि उसको काम करने के अधिक दिन मिले, उसको बेहतर मजदूरी मिले, उसके बच्चे स्थानीय स्कूल में पढ़ें। पंजाब का समृद्ध किसान क्या चाहता होगा? पंजाब का समृद्ध किसान चाहता होगा कि उसको अपनी फसल के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य मिले। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? सरकार तय करती है कि इससे कम मूल्य पर मंडी में किसान से कोई भी फसल नहीं खरीद सकता। जैसे मान लीजिए गन्ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने निर्धारित कर दी 2000 रुपए प्रति क्विंटल। इसका मतलब अगर मुझे मंडी में किसान से ये फसल खरीदनी है तो मैं इससे कम रुपए में नहीं खरीद सकती हूँ। इससे क्या फायदा होगा बच्चों? इससे किसान निश्चिंत हो जाएगा कि भले ही उसकी पैदावार कैसी भी हो, उसको अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित जो किया गया है वो मिलेगा। अब जो किसान खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, तो जाहिर सी बात है वो शायद चाहेगा कि मॉनसून का आगमन जो है वो समय से हो। उसको वैकल्पिक साधन भी चाहिए हो सकते हैं सिंचाई के। भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला वो चाहती होगी कि वो अधिक समृद्ध हो, जिससे कि उसकी समाज में उसकी जो भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला वह चाहती होगी कि उसकी समृद्धि बढ़े, जिससे समाज में उसका सम्मान बढ़े। शहरी बेरोजगार युवक चाहता होगा कि उसको रोजगार मिले। अमीर परिवार का लड़का शायद विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहता होगा। इसी प्रकार से अमीर परिवार की एक लड़की भी शायद विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहती होगी। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी क्या चाहता होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल बिजली के उत्पादन के लिए वनों को काटकर बांध बनाए जा रहे हैं। अब ये जो आदिवासी होते हैं ये कहाँ रहते हैं? ये तो वनों में रहते हैं, उनका तो घर ही यही है। तो अगर हम उन वनों को काटकर वहां पर बांध बना देंगे तो वो तो घर से बेघर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का विकास जो होगा उनके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। अब इस तालिका से ये बात स्पष्ट होती है
कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है ये आवश्यक नहीं कि दूसरे के लिए भी वही विकास हो। और आय संबंधी लक्ष्य हमें पता चला कि हमें नियमित कार्य चाहिए होता है, हमें बेहतर मजदूरी चाहिए होती है अपने कार्य की, हमें उत्पादों की उचित कीमत चाहिए होती है। आय के अतिरिक्त भी हमारे लक्ष्य होते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, सुविधा। मान लीजिए कि मेरी नौकरी कहीं बाहर लग जाती है, मेरी आय तो बहुत अच्छी है लेकिन मुझे अपने परिवार से अलग होना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि मैं नौकरी ना करूं क्योंकि मुझे उसमें उतनी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। इसका अर्थ ये होता है कि विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। अब जरा सोचिए कि व्यक्ति के विकास के क्या लक्ष्य होते हैं। व्यक्ति के विकास के लक्ष्य हो सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसे शिक्षा के अच्छे अवसर मिलें, सभी सुविधाएं मिलें। आपके क्षेत्र में विकास के क्या लक्ष्य होते हैं? आप चाहते होंगे कि हम आपके क्षेत्र में प्लेग्राउंड हो, पार्क हो, अच्छी सड़कें हो। आपके देश के विकास के क्या लक्ष्य होते हैं? आप चाहते होंगे कि आपके देश में सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको खाद्यान्न मिले, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मिले। तो आइए अब एक तालिका देखते हैं। तो आइए अब एक चित्र देखते हैं। दाहिनी ओर दिए गए इस चित्र को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? ये आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी सी बहुमंजिला इमारत है और इसके पास झुग्गी झोपड़ियां हैं। अब आपको क्या लगता है इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? पहले तो आप ये सोचिए कि जो लोग इस बहुमंजिला इमारत में रहते हैं और जो लोग इस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, क्या उन दोनों का सामाजिक स्तर बराबर होगा? बताइए। शायद नहीं। जो सुविधाएं इन लोगों को मिल रही हैं, क्या वही सुविधाएं इन लोगों को मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। यानी कि इनको प्रॉपर हेल्थ और सैनिटेशन की जो मौलिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस क्षेत्र का समेकित विकास होना चाहिए, सभी वर्गों को का समान विकास होना चाहिए। इसी तरह से एक अखबार की रिपोर्ट दी गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीला अवशेष जो था, कूड़ा था किसी इंडस्ट्री का, वो एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिया। अब ये कहाँ की घटना है? ये अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों को एलर्जी हो गई। इसमें कुछ लोग मर गए, कुछ अस्पताल में भर्ती हो गए, कुछ में जहर फैल गया। अब ये जो ठेका था ये दिया किसने था और किसको दिया था? तो पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। अब आप बताइए कि इससे किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं? जाहिर सी बात है, जिस कंपनी को ठेका मिला उसको लाभ हुआ क्योंकि उसके बदले उसको पैसे मिले। और किन को नहीं लाभ हुआ? तो जाहिर सी बात है, जो वहां की जनता थी जिसको एलर्जी हो गई उससे भयंकर, और कई लोगों की तो जान भी चली गई, उससे उनको नुकसान हुआ। तो इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? इस देश के विकास के ये लक्ष्य होना चाहिए कि यहाँ पर औद्योगिक कचरे का जो निस्तारण है उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप अपने घर में अपने परिजनों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि आपके गांव, शहर या स्थानीय इलाके के विकास के क्या लक्ष्य होने चाहिए। आप जब ये चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम विभिन्न राज्यों और देशों की तुलना कैसे करते हैं। अब आप बताइए, हम व्यक्तियों की तुलना कैसे करते हैं? अगर मुझे दो व्यक्तियों में तुलना करनी होगी तो हम सामान्यतः व्यक्तियों के एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं ले लेते हैं, उनके आधार पर उनकी तुलना करते हैं। अब हमें अगर देशों की तुलना करनी होती है तब हम उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। पर हर देश की जनसंख्या अलग होती है,
इस वजह से यह उपयुक्त माप नहीं है। अब कुल आय की तुलना करने में हमें यह ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने में इसी मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2017 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी वे समृद्ध देश थे। $995 प्रति वर्ष या उससे कम उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत मध्य वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय $1820 प्रति वर्ष थी। अब हमें इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि औसत आय होती क्या है। तो आइए देखते हैं। जब किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है तब उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। यहाँ पर आपको दो देश दिए गए हैं, देश का और देश खा। यहाँ पर नागरिकों की मासिक आय दी है रुपए में। यहाँ पर आपकी सरलता के लिए जनसंख्या कम कर दी गई है, यहाँ मात्र 5 नागरिक हैं। तो आपको पहले तो इनकी प्रति व्यक्ति आय निकालनी है। तो आइए मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करिए। पहले हम जो आय है उसको जोड़ देंगे। 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,020, 10,200, ये हो गया आपका 50,000। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो इसको 5 से विभाजित कर देंगे। ये देश कौन सा है? ये देश का है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000। तो हम यहाँ पर इसको भर देते हैं, इसको लिख देते हैं 10,000। अब हम देश खा देखते हैं। देश खा में 500, 500, 500, 500, 48,000। हम पहले सबको ऐड कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, तो हमें कुल आय पता चल जाएगी। ये भी आई हमारी ये भी हमारी 10,000 आई है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करिए तो आप सीखेंगे कि कैसे औसत आय निकालते हैं। और औसत निकालना आपने गणित में भी पढ़ा है, इसलिए आपके लिए बहुत आसान है। तो अब आपने देखा कि देश का में की भी औसत आय 10,000 आई, अब देश खा में भी औसत आय 10,000 आई। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों देशों में से किस देश में रहना पसंद करेंगे। तो आप देखिए, देश का में आप देख रहे हैं कि जो आय का वितरण है वो लगभग समान है, क्योंकि सबकी 9, 10, 9.5, 10 इस हिसाब से आय है। और देश खा में आप देख रहे हैं कि 4 व्यक्तियों की तो आय बहुत ही कम है, सिर्फ 1 व्यक्ति की आय बहुत अधिक है। तो आप इस देश में तभी रहना पसंद करेंगे कि जब आप इस देश के 5वें नागरिक होंगे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार से वितरित है। अब हम ये तालिका देखते हैं। इसमें भारत के चुनिंदा राज्यों के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। शिशु मृत्यु दर दी गई है, साक्षरता दर दी गई है और निवल उपस्थिति अनुपात दिया गया है, और यहाँ राज्यों के नाम दिए गए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है। बहुत आसान सी बात है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? निवल उपस्थिति अनुपात होता है 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। तो अब इस तालिका को ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मेरे साथ साथ करिए। अब मुझे बताइएगा कि शिशु मृत्यु दर कहाँ पर कितनी है। हरियाणा में 30 है, केरल में 10 है, बिहार में 35 है। तो शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे उच्च स्थिति में कौन सा राज्य है? अच्छा बताइए, शिशु मृत्यु दर अधिक होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? जी हाँ, शिशु मृत्यु दर कम होनी चाहिए। तो इस हिसाब से केरल हो गया
पहले नंबर पे, और हरियाणा हो गया दूसरे नंबर पे, और बिहार हो गया तीसरे नंबर पे। इसके बाद साक्षरता दर की अगर बात करें तो आपका केरल हो गया पहले नंबर पे, क्योंकि यहाँ 94% है। फिर आपका कौन सा राज्य है, देखिए, जी हाँ बिल्कुल सही, हरियाणा, और तीसरे नंबर पे बिहार। इसी प्रकार से निवल उपस्थिति अनुपात देखिए, ये भी अधिक होना चाहिए। इससे पता चलता है कि उस आयु वर्ग के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी स्थिति में कौन सा राज्य है, देखिए आप लोग, जी हाँ केरल है, फिर उसके बाद हरियाणा है, और उसके बाद बिहार है। इस तालिका के हिसाब से पहली पोजीशन पे कौन आ रहा है, इस तालिका के हिसाब से केरल आ रहा है पहली पोजीशन पे, क्योंकि वो शिशु मृत्यु दर वहाँ पर कम है, साक्षरता दर बहुत अच्छी है वहाँ की, और वहाँ का निवल उपस्थिति अनुपात भी अच्छा है। तो अब आप इस तालिका को देखिए, इस हिसाब से केरल की औसत आय कितनी होनी चाहिए थी, इस हिसाब से तो केरल की औसत आयु सबसे अधिक होनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से केरल की औसत आय सबसे अधिक होनी चाहिए थी। और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर औसत आय किसकी सबसे अधिक है, हरियाणा की सबसे अधिक है। अब आप बताइए और सोचिए कि ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण ये है कि आवश्यक नहीं कि जेब में रखा हुआ रुपया वो सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनसे आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो उचित दर की राशन की दुकानें होती हैं, और पोषण की जो व्यवस्था होती है, जैसे कि मिड डे मील योजना हमारे विद्यालयों में चलती है, ये सारी जो स्थितियां हैं वे केरल में हरियाणा और बिहार राज्य की तुलना में बहुत अच्छी होंगी। बच्चों, अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी क्या है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स हम निकालेंगे। पहले जान लेते हैं कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता क्या है। ये बताता है कि किसी व्यक्ति के भार और ऊंचाई का अनुपात ठीक है या नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि हम उचित प्रकार से पोषित हैं या नहीं। अब हम इसके लिए करते क्या हैं, अपना भार ले लेते हैं किलोग्राम में। मान लीजिए कि मेरा वजन 75 किलो है, सिर्फ मान रहे हैं आप, ऐसा है नहीं। और मैं अपनी लंबाई ले लूँगी मीटर में, और उसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका मतलब हो गया 75। आप लोग अब मेरे साथ साथ ये एक्टिविटी चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, आप अपने वजन को अपनी लंबाई के, जो कि मीटर में है, उसका वर्ग निकालेंगे, उससे विभाजित कर देंगे, तो ये आ गया। और इसके लिए रिकमेंडेशंस दी गई है कि यदि ये वैल्यू जो आपकी आई है ये 18.5 से कम है तो अल्प पोषित है, 18.5 से 25 है तो सामान्य है, और 25 से अधिक है तो अति भारित है। तो ये वैल्यू आई है 24.5, यानी ये सामान्य वैल्यू है। अब इसके बाद हम एक और तालिका देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित ये मानव विकास रिपोर्ट है। ये देशों की तुलना करती है लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों के मानव विकास के आधार को आंकने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक तरफ देशों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में, क्रय शक्ति क्षमता दी गई है, जन्म के समय संभावित आयु दी गई है उस देश की, विद्यालयी औसत आयु, और विश्व में मानव विकास सूचकांक। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड पहले होता था, हम लोगों को क्लास में पोजीशन दी जाती थी सारे सब्जेक्ट्स के आधार पर
कि मैंने हर सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया है, उसी तरह से कुछ ये भी होता है। अब आप इसमें देखिए कि सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति में, प्रति व्यक्ति आय हमने अभी पढ़ी क्या होती है। अब क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है? क्रय शक्ति क्षमता होती है कि गिवन यूनिट ऑफ मनी से हम कितने रुपए की गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं भारत में रह रही हूँ तो यहाँ पे 10,000 रुपए में, मान लीजिए मैंने 2,000 रुपए, मेरी आय 10,000 है, मैंने 2,000 रुपए टैक्स दे दिया, बचा 8,000 रुपए, तो मैं कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकती हूँ? 8,000 रुपए की। तो ये मेरी क्रय शक्ति हो गई। और जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना को दर्शाती है कि उस देश में वह अमुक व्यक्ति कितने वर्ष जीवित रहेगा। अब प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की गई है, जिससे उसकी तुलना की जा सके। और विद्यालयी औसत आयु का अर्थ है कि विद्यालय में औसतन किसी देश में किसी व्यक्ति ने विद्यालय में कितने वर्ष व्यतीत किए, और उसी हिसाब से विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक दिया हुआ है। अब अगर हम इस तालिका को देखें तो हम पाएंगे कि इसमें श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इन सब में सबसे ऊपर कौन है? सबसे अच्छी पोजीशन, रैंक किसकी है? श्रीलंका की है। अब आप देखिए कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी भारत से आयु संभावता में वो पीछे नहीं है। ये देखिए, भारत की प्रति व्यक्ति आय देखिए और आयु संभाविता आय देखिए। और इसके अलावा हमें और एक बात पता चलती है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका जो है, वो हर विषय में भारत से आगे है श्रीलंका। तो इसका अर्थ ये है कि हमें मानव विकास को मापने के कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि आपने संसाधन और विकास वाले पाठ में भी पढ़ा था, विकास की धारणीयता के बारे में, उसमें हमने विस्तार से चर्चा करी थी। तो उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ये एक तालिका दी गई है, ये प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के ऊपर है। इसमें दिखाया गया है कि कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार कितने बैरल हैं अभी और कितने वर्ष ये चलेंगे। मध्य पूर्व देशों में ये 807.7 बैरल है, ये 70 वर्ष चलने की संभावना है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व का ये डेटा दिया हुआ है। तो अब आप इस डेटा को देख के ये बताइए कि क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है, यानी पेट्रोल, डीजल, ये अनिवार्य है? इस विषय में बताइए मुझे। जी हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। हमारे जितने उद्योग धंधे हैं, हमारी जितना परिवहन है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पेट्रोल और डीजल पर टिकी हुई है। अब एक और प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं? तो एक बार फिर से इस तालिका पे नजर डालते हैं। हम देख रहे हैं कि मध्य पूर्व देशों में 70 वर्षों में तेल खत्म हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में तो 10.5 वर्षों में ही, और विश्व में लगभग 50 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। तो हम अपना जो तेल है वो सबसे ज्यादा मध्य पूर्व देशों से मंगाते हैं। तो क्या होगा कि अगर उनके यहाँ तेल खत्म हो जाएगा या तेल खत्म होने वाला होगा, तो क्या संभावना है कि वे हमें तेल किस रेट पे बेचेंगे? बहुत अधिक रेट पे देंगे। तो इस वजह से इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें ये चाहिए, जैसे कि हमने भूगोल में भी चर्चा करी थी, कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों की ओर जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमें अपने जो संसाधन हैं उनका नियोजन जो है वो बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। हमें अपने संसाधनों का विकास और नियोजन बहुत सोच समझकर करना होगा, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ियां भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने विकास का अर्थ और परिभाषा जानी, हमने विभिन्न श्रेणियों के विकास के लक्ष्य जाने, हमने राष्ट्रीय विकास, औसत आय, देशों और राज्यों की तुलना के बारे में जाना, हमने सार्वजनिक सुविधाएं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक आदि के बारे में पढ़ा, हमने मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक का अध्ययन किया, और हमने संधारणीय विकास की आवश्यकता पर एक नजर डाली। अब आपका गृह कार्य है, ये गृह कार्य नहीं है, ये एक अच्छी सी एक्टिविटी है, इसको परेशान मत होइएगा।
अपने रोजमर्रा के कार्यों की सूची बनाइए जो आप संसाधनों और पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकते हैं, और अपने परिवार के सदस्यों का बीएमआई ज्ञात कीजिए और अपनी पुस्तक के पृष्ठ 90 और 91 पर दी गई आयु के अनुसार बीएमआई तालिका को देखिए। तो बच्चों, आशा है आपको आज की क्लास रोचक लगी होगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।